1999 का चैम्पियंस लीग फाइनल जीतने के बाद जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन से इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया आपको कैसा लग रहा है, आपने ट्रेबल जीत लिया, आप एफए कप भी जीत गए, आप प्रीमियर लीग भी जीत गए, आपने चैम्पियंस लीग भी जीत ली, तो आपको कैसा लग रहा है। तो उस टाइम उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। और उन्होंने उस टाइम एक स्टेटमेंट बोला, एक फ्रेज़ बोला जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आज की तारीख में। उन्होंने कहा फुटबॉल ब्लडी हेल। The new European champions, the treble, the dream come true for you. I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. तो फुटबॉल ब्लडी हेल वहाँ से एक टर्म थी जो फेमस हुई, और जब भी कुछ ऐसा होता है जो हमको एक्सपेक्टेड नहीं होता तो हम यही फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, फुटबॉल ब्लडी हेल। इससे ज़्यादा अच्छी और इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग ओकेजन नहीं हो सकती अगर हम वर्ल्ड कप फुटबॉल की बात करें। व्हाट अ डे ऑफ वर्ल्ड कप फुटबॉल यार। क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील, नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना, दोनों ही मैचेस बहुत ही टॉप नॉच, और टू बी ऑनेस्ट शॉक्ड हूँ मैं दोनों ही मैचेस देख के। जो मैंने आज देखा है ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, जो इन दोनों मैचेस में मैंने कुछ कुछ चीज़ें देखी हैं, तो बात करेंगे उनकी। जस्ट टू गिव यू अ इनिशियल रिएक्शन कि मुझे क्या लगा आज के मैचेस में, तो बात करते हैं सबसे पहले क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील की। मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि ब्राज़ील बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। टू बी ऑनेस्ट क्या किया आज क्रोएशिया ने, काबिल तारीफ़ है। क्रोएशिया डिज़र्व करती थी जीतना डेफिनेटली, और इस वर्ल्ड कप का ये थीम रहा है कि अगर आप अपने चांसेस नहीं लेंगे तो आप सफ़र करेंगे, आपको जो टीम है वो पनिश करेंगी। और ब्राज़ील ने आज फिर से मेरे हिसाब से वही चीज़ की। चांसेस उनको मिले थे अच्छे कुछ 11 के आसपास सेव्स करे। लिवाकोविच जो गोलकीपर थे क्रोएशिया के, जो मेरे हिसाब से उनके मैन ऑफ द मैच थे, अलॉन्ग साइड लूका मॉड्रिच। बात करेंगे मैच की भी तो क्या रहा, तो इन दोनों प्लेयर्स को हम वापस से मेंशन करेंगे। तो वहाँ पर ब्राज़ील ने अपने आप को लेट डाउन किया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे उनको चांसेस मिले थे, लेकिन नहीं लिए चांसेस, खामियाजा भुगतना पड़ा। ऑल्दो एक गोल आ गया था नेमार का, लेकिन गेम मैनेज नहीं हो पाया। क्रोएशिया को इक्वलाइज़र स्कोर करने का मौका मिलता है बिकॉज ब्राज़ील के पास वो कुशन नहीं है। अगर एक गोल स्कोर और करके आप कुशन ले लेंगे तो टीम के पास मौका कम रहता है वापसी करने का गेम में, लेकिन ब्राज़ील वो करने में नाकामयाब रहती है। मौका मिल जाता है वापस आने का क्रोएशिया को, पेनल्टी शूटआउट में गेम जाता है। और पेनल्टी शूटआउट में तो जैसा हमको पता है कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक भी पेनल्टी शूटआउट नहीं आ रही है क्रोएशिया। लास्ट वर्ल्ड कप में भी अपनी नॉकआउट स्टेजेस में वो एक एक्स्ट्रा टाइम में मैच जीते थे और 2 लगातार पेनल्टी शूटआउट्स जीत के वो फाइनल में पहुंचे थे। और इस बार भी उन्होंने राउंड ऑफ 16 में एक पेनल्टी शूटआउट जीत लिया, क्वार्टर फाइनल्स में भी उन्होंने एक पेनल्टी शूटआउट जीत लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनरियल चीज़ है। आप 4 पेनल्टी शूटआउट्स जीत गए नॉकआउट्स में अपने पिछले 2 वर्ल्ड कप मिला के, विच इज एब्सोल्युटली इनसेन। ये इनका पेनल्टी शूटआउट बार बार ये चीज़ बताता है कि कितनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम है ये। टीम फिल्ड विथ कोल्ड ब्लडेड किलर्स, जैसा सादिक भाई ने भी बोला था स्ट्रीम में। मतलब ये एक ऐसी टीम है जिनको पता है कि उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनके कंस्ट्रेंट्स क्या है, लेकिन उसके अराउंड वो खेल जाते हैं और आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ देंगे कि आप गेम में बट यू आर नेवर इन द गेम। और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली दे प्ले आउट ऑफ देयर स्किन और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। उनके जो मेन प्लेयर्स हैं हमेशा दे स्टेप अप टू दी ओकेजन। जो भी उनके मैनेजर सब्सटीट्यूशंस करते हैं डेलिच, वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हम पेटकोविच की बात कर लें, और मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो लूका मॉड्रिच की। जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ ना, मैंने बहुत सारे मिडफील्डर्स को खेलते देखा है। मैंने फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड, पॉल स्कोल्स, शावी, इनिएस्टा, जिडान को भी देखा है कुछ। केडीबी को अभी हम देख रहे हैं। फिर कैसेमीरो, क्रूज, उनके साथी जो थे, उनके पार्टनर थे सर्जियो बुस्केट्स। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर मैं अपनी बेस्ट 11 टीम बनाता हूँ तो मैंने हमेशा ये कहा था कि इनिएस्टा इज़ द बेस्ट एवर मिडफील्डर दैट आई हैव सीन प्ले। मेरे हिसाब से लूका मॉड्रिच ने उस चीज़ को सरपास कर दिया इन माय ओपिनियन। मेरे हिसाब से लूका मॉड्रिच इज़ द बेस्ट मिडफील्डर दैट आई हैव सीन प्ले, क्योंकि अगर आप उनकी एज देखें 37-38 ईयर्स की एज में भी वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे वो 26 या 27 ईयर्स के हैं। 120 मिनट बैक टू बैक खेल रहे हैं वो इस वर्ल्ड कप में। जैसे जापान के अगेंस्ट भी खेला उन्होंने, आज फिर ब्राज़ील के अगेंस्ट खेला। लगता ही नहीं है देख के कि किसी भी तरीके का फ़र्क पड़ रहा है उन पे उम्र का। बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं होते, वही वर्क रेट उनका बरकरार रहता है उनका। जैसे लूका मॉड्रिच की हमको पता ही अटैकिंग प्राउस क्या है, वो किस तरीके के पासेस और किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकते हैं गेम पे। उनकी डिफेंसिव वर्क रेट भी उतनी ही लाजवाब है। इंटरसेप्शंस करना, प्रेस करना मिडफील्डर्स को। आज फर्स्ट हाफ में टाइम ही नहीं दिया क्रोएशिया ने ब्राज़ील को बॉल पे। ज़्यादा कुछ आप देखेंगे दिक्कतें पैदा करी नहीं ब्राज़ील ने क्रोएशिया के लिए, बिकॉज सफोकेट कर दिया क्रोएशिया ने। ब्रोजोविच, कोवाचिच और मॉड्रिच की मिडफील्ड ने ऑपरेट ही नहीं करने दिया, ना पक्वेता को ना कैसेमीरो को।
उसके बाद सेकंड हाफ भी कुछ कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसमें हम देख रहे थे कि वो इंटेंसिटी सस्टेन नहीं कर पा रही थी क्रोएशिया। तो जैसा मैंने कहा, लिवाकोविच जो उनके गोलकीपर है, उनका बेहतरीन गेम था, बहुत सारे उन्होंने सेव्स किए, बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले ब्राज़ील को, बाहर रखा उन्होंने। फिर हम बात करें क्रोएशिया की बैकलाइन की, तो सोसा, गॉर्डियो, लोवरेन और स्पेशल मेंशन में यहाँ करना चाहूँगा यूरानोविच का, जो राइट बैक थे क्रोएशिया के। आई थिंक बेहतरीन गेम रहा उनका, टो टू टो मैच किया उन्होंने विनीशियस को, और एक दो ओकेजन्स पे तो उन्होंने आउटपेस भी किया उनको। तो एक बहुत ही अच्छी डिफेंसिव लाइन, एक बहुत ही शानदार मिडफील्ड, और अटैक में भी हमने देखा है जब ज़रूरत पड़ती है तो ये क्रोएशिया की टीम तरीके ढूंढ लेती है गोल स्कोर करने के और अपोजिशन को अंडर प्रेशर डालने के। तो एक बहुत अच्छी टीम है, डिज़र्व करते हैं वो आगे जाना। और जैसा मैंने कहा, एक टीम ऑफ कोल्ड ब्लडेड किलर्स, उनको पता है उनको क्या करना है, और पेनल्टी शूटआउट में हमेशा अपनी नर्व रखना और ब्राज़ील जैसे हैवीवेट को बाहर कर देना। तो ब्राज़ील सिर्फ अपने आप को यहाँ पर दोषी मान सकती है, दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम, और कोई इसमें यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा कि ख़राब रही किस्मत ब्राज़ील की, वो हार गए। देखिए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, मुझे लगता है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, और क्रोएशिया ने हार नहीं मानी। वो जो डिफ्लेक्शन से भी गोल हुआ, मेरे हिसाब से वो अटैक कर रहे थे और उसके पहले भी उनको अच्छे चांसेस मिले थे, तो गिव अप नहीं किया उन्होंने, प्रेस करते रहे। सब्स्टिट्यूशंस भी ऑन पॉइंट थे क्रोएशिया के मैनेजर डेलिच के, तो सारी चीज़ें जो है उनके फेवर में वर्क करी, और इन दी एंड उनको इक्वलाइजर मिला, पेनल्टीज़ में वो मैच लेके गए और वहाँ पे जीत गए। और हार्ट ब्रेक है, मेरे को भी काफ़ी दुख हुआ यहाँ पर ब्राज़ील हारी है, क्योंकि मुझे लगा था कि फेवरेट्स हैं वो वर्ल्ड कप जीतने के। मेरे पर्सनली प्रिडिक्शन में मैंने ब्राज़ील को रखा था टू विन द होल थिंग, लेकिन क्रोएशिया को यहाँ पर आपको सैल्यूट करना पड़ेगा और उनको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने ब्राज़ील को शांत रखा और इन दी एंड ये मैच जीता। तो बिग अप्स टू क्रोएशिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बहुत ही अच्छा सेमीफाइनल सेटअप हो जाता है अर्जेंटीना से, और अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स की भी बात करेंगे, वो भी अपने आप में कहानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वर्ल्ड कप में फुटबॉल फैंटेसी गेम खेलना चाहते हैं तो आप विजन 11 पे फुटबॉल फैंटेसी गेम खेल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फैंटेसी रिलेटेड सारी गाइडेंस दी जाएगी। अगर हम मोरक्को वर्सेस स्पेन की बात करें तो फैंटेसी कॉर्नर के एक्सपर्ट्स ने लगभग 3,72,000 के आसपास प्रॉफिट कमाया। 5 लकी विनर्स को डेली 1,000 रुपए तक के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जाएंगे, और अगर आप ईसी फुटबॉल कोड का यूज करते हैं तो आपको 300 रुपए तक का भी कैशबैक यहां पर मिल सकता है। तो जय गांधी का टेलीग्राम चैनल एक्सपर्ट्स कॉर्नर आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही एबल गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फैंटेसी गेम खेलने का, तो डेफिनेटली यू विल बी इन एबल हैंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने लिंक डाल दिया है, विजन 11 को ज़रूर चेकआउट करें एंड डू ज्वाइन एक्सपर्ट्स कॉर्नर टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं अर्जेंटीना वर्सेज नेदरलैंड्स की, और जैसा मैंने कहा, फुटबॉल ब्लडी हेल। अब यहाँ पर एक जो चीज़ थी, एक जो डाउट था कि यार अर्जेंटीना बैक 3 के साथ जा रही है, तो किस तरीके से जो है ये काम करेगा, और ये नेदरलैंड्स के शायद बैक 3 को नलीफाई करने के लिए अपना एक बैक 3 जो है वो उतार रहे हैं, तो किस तरीके से सिस्टम वर्क करेगा, क्या मेसी को उतनी फ्रीडम मिलेगी एक बैक 3 के आगे ऑपरेट करने में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फ्रंट लाइन देखें नेदरलैंड्स की, आज तो उन्होंने गैक्पो, बर्गवाइन और डीपाय तीनों खिला दिए, तो एक पेसी बैकलाइन की काउंटर पे हिट करेंगे, बट वो मेरे ख्याल से प्लान जो था वो बैकफायर हो गया नेदरलैंड्स का, और बहुत ही ज़्यादा अंडर पार और टैक्टिकल फेलियर था मेरे हिसाब से आज लुई वैन हाल का पूरे मैच में, और बहुत ही डिजर्विंग एक लीड लेती है अर्जेंटीना। और लियो मेसी, यार देखिए, मैं हर बार जब भी अर्जेंटीना के मैच की बात करता हूं तो मैं लियो मेसी की तारीफ करता हूं, और करनी बनती भी है। जिस तरीके से उन्होंने वो पास निकाला मोलिना को, और आंख बंद करके उन्होंने वो थ्रेड कर दिया 4 लोगों के बीच में से पास, कैसे वो पॉसिबल है कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता है लियो मेसी कैसे चीज़ें कर लेते हैं जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगती है। प्ले स्टेशन फुटबॉल खेलते हैं कभी कभी वो बिल्कुल, और जैसे हम कहते हैं ना कंट्रोलर में हम ट्रायंगल दबा के थ्रू बॉल निकाल देते हैं और बिल्कुल एक एक्यूरेट थ्रू बॉल निकल जाती है, तो उसी तरीके का कुछ किया आज मेसी ने। शानदार फिनिश मोलिना की, और उसके बाद एक पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी कन्वर्ट हो जाती है, 2-0 हो जाता है। 80 मिनट तक एकदम डेड फुटबॉल खेलती है नेदरलैंड्स, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था नेदरलैंड्स की तरफ से गेम में, और प्रेस बहुत अच्छा किया आज अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को। 80 मिनट तक बहुत अच्छी प्रेसिंग थी, और जिसकी वजह से अगेन टाइम उनको मिला नहीं, तो मिडफील्ड से तो कुछ भी नहीं बना नेदरलैंड्स का, और वाइड एरियाज से वो डिपेंड कर रहे थे अपनी क्रिएटिविटी के लिए, जिसमें डम्फ्रीज भी मेरे ख्याल से आज उनका बहुत ही शांत एक गेम था, कुछ उनका इम्पैक्ट रहा नहीं उतना गेम पे। लेकिन मज़ा अब गेम में तब आता है जब ब्रेव चेंजेस करते हैं लुई वैन हाल, वाउट वेगहॉस्ट को वो ले आते हैं फील्ड पे और लूक डियोंग को ले आते हैं, तो अब हाइट आ चुकी है टीम में, ठीक है। तो अब वो क्रॉस एंड इंशाल्लाह वाला जो गेम है, अब उसमें कुछ है जिसमें वो कर सकते हैं कुछ नेदरलैंड्स। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे अर्जेंटीना एक बहुत ही मुझे लगता है डिफेंसिव अप्रोच लेती है कि सिट बैक कर लेते हैं, और जैसे ही वो
सिट बैक करते हैं और एक अपने शेल में चले जाते हैं डिफेंसिवली, तो नेदरलैंड्स को मौका मिल जाता है वापस आने का गेम में और उनको लिबर्टी मिल जाती है कि वो क्रॉसेस डाल रहे हैं। तो वेगॉस पहले 83rd मिनट में पहला गोल मारते हैं और बिल्कुल 10th मिनट ऑफ एडिट टाइम, बिल्कुल लास्ट मिनट के लास्ट किक पे फ्री किक मिलती है नेदरलैंड्स को। और ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है फ्री किक का इस्तेमाल। एक बहुत ही शानदार वहाँ पर पास डालते हैं डिरून सीधा वेगहॉस्ट को और कंट्रोल करके वो फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर 99% लोग सोच रहे होंगे कि शायद डायरेक्ट हो जाएंगे गोल के लिए और वॉल जो है अपना काम करेगी, जो कि थोड़ी देर पहले उसी तरीके की फ्री किक मिली थी और सीधा वॉल में भी मार दिया गया था उस फ्री किक को। तो वहाँ पर उस तरीके का दिमाग लगाना, वो क्या एक उनका ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन है, सेट पीस रूटीन है जो उन्होंने बिहाइंड द सीन्स प्रैक्टिस किया, जो भी था इट वॉज अमेजिंग टू वॉच। और वर्ल्ड कप फुटबॉल में इस तरीके का ड्रामा आप देखते हैं, इस तरीके के गोल के कारण नेदरलैंड्स कम बैक कर लेती है 2-2, जो कि बिल्कुल डेड थी 80 मिनट तक, और लास्ट के 15 मिनट में वो फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें मैं कहूँगा अर्जेंटीना अपने आप को ब्लेम करेगी क्योंकि काफ़ी सिट बैक कर गए, बहुत डीप उन्होंने एक ब्लॉक बना लिया अपना। और जैसे हमने देखा एक्स्ट्रा टाइम के बाद जैसे ही प्रेस उन्होंने करना चालू किया वापस से नेदरलैंड्स को, तो अर्जेंटीना खुद बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। वो लॉन्ग बॉल वाली जो अप्रोच थी नेदरलैंड्स की, वो उनको करने के लिए ना जगह मिली ना टाइम मिला। तो फिर जो है 30 मिनट तक दोनों टीम्स ने मैनेज किया गेम को और अर्जेंटीना मुझे लगा कि ज़्यादा थ्रेटनिंग टीम थी। और लास्ट पार्ट में सेकेंड हाफ के एक्स्ट्रा टाइम के काफ़ी मौके भी मिले, 3-4 कॉर्नर लगातार मिले, जिसमें एक एंजो फर्नांडिस ने पोस्ट पे भी मारा था। वहाँ पर प्रेशर डाला अर्जेंटीना ने, लेकिन उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में जाता है। वहाँ अगेन एमी मार्टिनेज की हीरोइक्स हो जाती हैं अर्जेंटीना के लिए, अपनी नर्व रखती है। और देखिए नेदरलैंड्स का ये हिस्टोरिकली रहा है कि क्रूशल सिचुएशंस में, क्रंच मोमेंट्स पे वो अपनी नर्व नहीं रख पाते और कामनेस जो है वो खो देते हैं, जिसके कारण उनको सालों साल हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है। अभी 2014 में आप देख लीजिए, 2010 में आप देख लीजिए, और 2014 में अर्जेंटीना से ही उनको हार का सामना करना पड़ा था सेमीफाइनल में, वो भी पेनल्टी शूटआउट पे। तो बिग अप्स टू एमी मार्टिनेज, जिन्होंने कोपा अमेरिका का सेमीफाइनल भी निकाल के दिया था अर्जेंटीना को, और आज उन्होंने फिर से ये क्वार्टर फाइनल निकाला उनके लिए। और एक बहुत अच्छा अब सेमीफाइनल हमारे लिए सेटअप हो जाता है बिटवीन अर्जेंटीना और क्रोएशिया। यहाँ पे अर्जेंटीना के पास बहुत अच्छा चांस है फाइनल में क्वालिफाई करने का। और आज जो है बाकी के हमारे 2 क्वार्टर फाइनल्स हैं, इंग्लैंड फ्रांस और पोर्चुगल मोरक्को। तो भाई पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना, भाई एक रेसिपी बन रही है। आई थिंक पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना, रोनाल्डो वर्सेस मेसी फाइनल इज स्टेयरिंग अस इन द फेस। तो देखते हैं क्या होता है। बट जैसा मैंने कहा, इस वर्ल्ड कप में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आप बस इन्जॉय कीजिए और प्रिडिक्शन मत कीजिए, सिर्फ वर्ल्ड कप जो है उसका मज़ा लीजिए आप। और मेरे हिसाब से यही चीज़ है जो अब बाकी के जो भी मैचेस बचे हुए हैं उनमें यही आपको करना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है और आपको कैसे लगे आज के मैचेस। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और जैसा सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा है, फुटबॉल ब्लडी हेल। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें जब तक अपना, टेक केयर एंड